नमो नमः। हमारे पहले सुभाषितम के सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। अगर आपने इस सुभाषितम का पहला पार्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने संधि विच्छेद करा है, संधि नियमों को समझा है, तो मैं गुजारिश करता हूँ पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। संधि नियम बहुत अहम है संस्कृत भाषा के साहित्य को समझने के लिए। तो संधि नियमों की जो भी उसमें लग रहे हैं उनका अभ्यास हो जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। अगर आपने वो देख लिया है तो इस वीडियो में उसके सेकंड पार्ट में हम उसी सुभाषितम की पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे, सब शब्दों के अर्थ को समझ के पूरे अर्थ को समझेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, हमने अपना संस्कृत के सुभाषितम को लिया था और संधि विच्छेद करके हमने हर शब्द को अलग कर लिया। ये तो हमारा पहला स्टेप था, ये तो करना ही करना होता है। अब चालू करते हैं इस श्लोक को शब्दों के अर्थ के हिसाब से समझना। कोई भी अगर आपको संस्कृत का वाक्य मिलता है तो सबसे पहले आप उस संस्कृत के वाक्य में क्रिया को ढूंढा करो कि क्रियापद कौन सा है। अगर आपको क्रिया पता चल जाती है क्योंकि, तो उस क्रिया के संदर्भ से फिर आप और क्वेश्चन पूछने लगते हो और प्रश्न पूछने लगते हो। क्रिया पता चल जाती है कि भागता है तो तुरंत आप पूछते हो कि कौन भागता है, तो कर्ता का पता चलता है। कहाँ भागता है, जगह का पता चलता है। क्यों भागता है, वजह का पता चलता है। तो एक क्रिया को पता करने से किसी भी संस्कृत के वाक्य में फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को खोलने लगते हो। तो ये तरीका है, मैं जनरली फॉलो करता हूँ, यही तरीका मैं इसमें भी फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे हमारे क्रियापद से, ना अस्ति। अब ये ना तो अव्यय है। हमने, आपको याद है अव्यय क्या थे? अव्यय वो शब्द जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है, एक मतलब होता है, वो वैसे ही रहते हैं। ना तो बड़ा आम अव्यय है, मतलब है नहीं, वही मतलब है, उल्टा करना। अस्ति ये हमारा क्रियापद है। और फिर हमने ये सारी चीज़ें क्रिया के वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं उसकी भी लिंक यहाँ छोड़ दूंगा। कोई भी क्रियापद अगर बनता है तो उस क्रियापद के पीछे एक मूल शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं धातु। वो धातु क्या है? तो इस अस्ति, इस क्रियापद का धातु है अस, अस धातु। और अस धातु इसका संदर्भ होता है होने में। जैसे पट का क्या होता है? पढ़ना। खाद का क्या होता है? खाना। वद का क्या होता है? बोलना। अलग अलग धातु हैं। तो ऐसे ही अस का धातु होता है होना, कोई चीज है उस संदर्भ में। और ये कोई चीज है, ये हो सकता है सुनने में ना लगे कि ये क्रिया है। क्रिया तो हम उसको वैसा मानते हैं ना कि कुछ काम कर रहा है, खा रहा है, भाग रहा है, गाना गा रहा है, नाच रहा है। लेकिन होना भी क्रिया है। होना सबसे ज़रूरी क्रिया है। जब आप हैं तभी बाकी की क्रिया हो सकती हैं। खैर, लेकिन होना इस संदर्भ में अस। आप वैसे समझिए, सूर्योदय, सूर्य उदय हो रहा है तो एक क्रिया हो रही है ना, सूर्य उदय का होना, ये क्रिया है। खैर, अस्ति का धातु है अस, अस का मतलब होता है होना, होना के संदर्भ में। तो ये अस धातु हमारा लट लकार में है। अब ये सब शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, घबराइएगा नहीं, बस सुन लीजिए। हिंदी में जिसको वर्तमान काल बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, उसी को संस्कृत में लट लकार बोलते हैं। नाम अलग है, काम वही है। तो खैर, लट लकार मतलब वर्तमान काल में प्रथम पुरुष कि मतलब किसी अन्य इंसान के लिए बात हो रही है, उसके लिए कि किसी भी अन्य इंसान के लिए बात हो रही है। और एक वचन, एक किसी चीज़ की बात हो रही है। तो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये बदल के हो जाता है अस्ति। तो रामः अस्ति, राम है। सीता अस्ति, सीता है। मृगः अस्ति, जानवर है। सूर्यः अस्ति, सूरज है। उस सब संदर्भ में, उन सब संदर्भ में। तो ये हमारा क्रियापद है, इसको हमने समझा। ना लगने से मतलब उल्टा हो जा रहा है। ना अस्ति मतलब नहीं है। तो ना अस्ति नहीं है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, क्रिया से शुरुआत करने का फायदा क्या होता है। अब जैसे ही मैंने कहा नहीं है तो आप तुरंत पूछोगे ना कि क्या नहीं है, कौन नहीं है। तो यही सवाल अंदर से आता ही है। तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। किम मतलब क्या नहीं है। इस तरफ मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो एक तरीके से मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, एक प्रश्न बनाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम श्लोक से ही जवाब देंगे। ऐसे हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ये तरीका मैं अपनाता हूँ। तो ये जो किम इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए नए होंगे, सारे ही शब्द नए होंगे, परेशान मत होइएगा। इस पर इतना ना भी ध्यान दीजिएगा, तभी मैंने हिंदी में नीचे लिख भी दिया है मतलब क्या है। बस मैं अपने संदर्भ में समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ना अस्ति से हमने चालू करा, नहीं है। सवाल आया कि किम क्या नहीं है, तो अक्षरम ना अस्ति, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सामने संस्कृत में कोई शब्द आता है तो सबसे पहला सवाल आपके अंदर क्या आना चाहिए, इस शब्द रूप का मूल शब्द क्या है। हमने अस्ति पढ़ा तो सवाल आना चाहिए इसका मूल शब्द क्या है, इसका धातु क्या है। जब हमने अक्षरम पढ़ा तो सवाल आना चाहिए इसका मूल शब्द क्या है। क्योंकि ये नाम पद है तो इसके मूल शब्द को हम प्रातिपदिक बोलते हैं। तो इसका प्रातिपदिक क्या है, मूल क्या है, कहाँ से निकला है ये। तो ये अक्षरम जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत लोग समझ ही जाएंगे। इसका प्रातिपदिक है अक्षर। और अक्षर का मतलब होता है वही लेटर, लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज। ए बी सी डी ये सब अक्षर हैं। का ख गा गा अंगा आ ई उ ये सब अक्षर हैं। तो जो वर्णमाला के वर्ण होते हैं उनको अक्षर बोलते हैं। तो क्या नहीं है, अक्षर नहीं है।
तो एक तरीके से अक्षर नहीं है, ये अक्षर हमारा एक तरीके से करता है ना, कि होना ना होना ये अक्षर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये करता है। जो क्रिया का कर्ता होता है, अगर वो आपको याद हो, हमने जब विभक्ति पढ़ा था उसमें करा था, जो क्रिया का कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है। और प्रथमा विभक्ति मतलब फर्स्ट केस, प्रथमा विभक्ति फर्स्ट वर्ड केस, और प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसी एक अक्षर की बात हो रही है, एक वर्ण की बात हो रही है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये जो अक्षर प्रातिपदिक है ये अक्षरम ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। अगर ये पुल्लिंग प्रातिपदिक होता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हम राम को लिखते हैं रामः, जैसे हम बालक को लिखते बालकः, तो अक्षर को भी हम अक्षरः लिखते। लेकिन क्योंकि एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में अक्षरम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अक्षर से हमें मिला अक्षरम। अक्षरम न अस्ति, अक्षर नहीं है, कहने का मतलब है कि वर्णमाला का कोई भी वर्ण नहीं है। तो अभी तो ये अधूरी बात हुई कि वर्णमाला का कोई भी वर्ण नहीं है। अब फिर से सवाल आएगा कि कैसा नहीं है, मतलब क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो हम श्लोक को आगे जब खोलते हैं यही सवाल करते हुए कि कैसा नहीं है, किस बारे में बात कर रहे हो, तो जवाब मिलता है अक्षरम अमंतरम नास्ति। अब देखिए एक दूसरा शब्द आ गया अमंतरम, और अमंतरम शब्द ये इस मंत्र, इस शब्द, इस प्रातिपदिक से आया है, मंत्र शब्द से। मंत्र प्रातिपदिक, मंत्र का आपको मतलब पता होगा, जो हमारे संस्कृत में जो वो श्लोक होते हैं जिनमें एक बहुत पोटेंशियल पावर होती है, जिनको हम चैंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, वो चीज़ को मंत्र कहते हैं। अमंत्रम, अ हमने सामने लगा दिया तो इसका मतलब है हमने उसके अर्थ को उल्टा कर दिया कि मंत्र नहीं है। अमंत्रम शब्द ये एक तरीके से इस अक्षरम शब्द का एक तरीके से विशेषण है ना, कि उसकी व्याख्यान कर रहा है। और विशेषण, सर्वनाम, ये सब तो वही रूप लेते हैं जो उनके नाम पद का रूप होता है। तो हमने देखा कि अक्षरम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन में था, तो अमंत्र ये भी प्रथमा विभक्ति में एक वचन में जाके ये भी अमंत्रम यही बन जाएगा। देखिए एक जैसा दोनों ने रूप ले लिया, क्योंकि अक्षरम ये हमारा मेन मुख्य नाम पद है, अमंत्रम ये बस उसको व्याख्यान कर रहा है, तो उसका विशेषण है, एडजेक्टिव जो हम बोलते हैं, सेम ही रूप लेंगे। तो ये पूरा वाक्य बनता है अक्षरम अमंत्रम ना अस्ति, कि वर्णमाला का कोई भी वर्ण, अक्षरम कोई भी वर्ण, अमंत्रम मतलब मंत्र ना बनने योग्य, ना अस्ति नहीं है, कि वर्णमाला का कोई भी वर्ण मंत्र ना बनने योग्य हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सुभाषितम के पहले लाइन का मतलब हुआ। और इस सुभाषितम का फायदा ये है कि इसमें जितने भी बाकी भी क्रियापद हैं वो सब यही हैं, ना अस्ति ना अस्ति, पैटर्न यही है। आप जैसे जैसे समझेंगे आप पूरा मतलब समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब, और आगे समझने के लिए देखिए फिर वही ना अस्ति मूलम अनौषधम, इस वाक्य को समझने के लिए भी वही सेम क्रियापद ना अस्ति, मतलब हम समझ चुके हैं ना अस्ति मतलब नहीं है। अब आगे खोलते हैं, फिर वही सवाल क्या नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें मिल रहा है मूलम ना अस्ति। मूलम शब्द इस शब्द रूप का प्रातिपदिक है मूल, ये हमारा प्रातिपदिक है मूल। मूल का मतलब होता है जो वृक्षों की जो जड़ होती है, रूट, जो रूट होती है, हर पेड़ की जो रूट होती है, जड़, उसका यहाँ पे बात हो रहा है मूल। और क्योंकि ये प्रातिपदिक भी नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एक वचन में मूलम ऐसे ही लिखा जाता है, वही जैसे अक्षर अक्षरम बन गया था। ठीक है, तो मूलम न अस्ति कहने का मतलब किसी भी वृक्ष की जड़ नहीं है। अब फिर वही सवाल कि क्या नहीं है, कैसी नहीं है। तो अगर हम आगे खोलते हैं सुभाषितम को, तो मूलम अनौषधम ना अस्ति। अनौषधम इस शब्द रूप का जो मुख्य जो प्रातिपदिक है वो है औषध, ये प्रातिपदिक है। और औषध का मतलब वही होता है जो हम हिंदी में कहते हैं औषधि। औषधि का मतलब दवाई, ठीक है, वही मतलब संस्कृत में औषध का होता है। और क्योंकि फिर वही कि मैं इस औषध शब्द के मतलब को पलटना चाहता हूँ, इसको एकदम निगेट करना चाहता हूँ, उल्टा करना चाहता हूँ, तो मैं आगे अन ये जोड़ देता हूँ, तो शब्द बन जाता है अनौषध। अनौषध ये शब्द बन जाता है कि औषध नहीं, उस उल्टे सेंस में कहने का मतलब है अनौषध ये बन जाता है, क्योंकि ये भी इसका मूलम शब्द का एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो वही सेम रूप ले लेगा। तो ये भी नपुंसक लिंग की तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ले लेगा, तो ये भी बन जाएगा अनौषधम, ये ऐसे बन गया। और देखिए सेम वही चीज़ जैसे हमने पढ़ा था अमंत्रम। मंत्र क्या है, मंत्र हमें पता है संस्कृत में जो मंत्र होते हैं, हमने उसको उल्टा करने के लिए बोल दिया अमंत्र, मतलब मंत्र बनने योग्य नहीं। वही चीज़ यहाँ है कि औषध का मतलब दवाई, अनौषध का मतलब जो औषधि बनने योग्य नहीं है। और पूरे वाक्य को अगर हम पढ़ें अब कि मूलम अनौषधम, कोई भी वृक्ष का जड़ वो औषधि ना बनने योग्य हो, ना अस्ति, ऐसा नहीं है, ये इस लाइन का मतलब है। और इसी वाक्य को आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं
कि हर वृक्ष की जड़, किसी भी वृक्ष की जड़ जड़ अगर आप लेते हैं, हर वृक्ष की जड़ में ये योग्यता है कि उसको किसी न किसी औषधि में उपयोग करा जा सके। ये सीधा सा मतलब इसका है। अब आप इस सुभाषितम का भी थोड़ा सा मतलब समझ रहे होंगे कि ये किस तरफ जा रही है सुभाषितम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही शुरुआत, ये जो हमारा लाइन है, अयोग्य पुरुषः न अस्ति। सवाल आता है कहा, कौन नहीं है? और कौन नहीं है इसका जवाब हमें श्लोक से मिल रहा है, पुरुषः न अस्ति। और पुरुष ये तो बहुत आम सा शब्द है, आप समझ भी जाएंगे। इसका प्रातिपदिक क्या है? पुरुष। ठीक है, और पुरुष का मतलब वही है। पुरुष का मतलब होता तो आदमी से है, लेकिन यहाँ पुरुष से कहने का मतलब आप समझिए व्यक्ति, एक इन जनरल सामान्य तौर में एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है। और क्योंकि अक्षरम, मूलम, इन सभी की तरह ये पुरुष शब्द ये भी नहीं है, इसका कर्ता है कि पुरुष नहीं है, इसका कर्ता है। तो ये प्रातिपदिक भी किसमें? प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा। एक ही की बात हो रही है तो एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अंतर बस इतना है कि ये पुरुष प्रातिपदिक जो है ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, क्योंकि इसी के जैसे जो और भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक होंगे, राम, बालक, देव, शिव, ये सब भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसे ही बनेंगे, देवः, शिवः, बालकः, रामः। तो वैसे ही पुरुष, पुरुषः ये बन रहा है। और हमने पहले जो देखे थे अक्षर और मूल, तो वो दोनों ही नपुंसक लिंग प्रातिपदिक थे। तभी अक्षर अक्षरम बन गया था, मूल मूलम बन गया था। तो पुरुषः नास्ति, कोई भी व्यक्ति, इन जनरल तौर में बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। और फिर वही सवाल आएगा कि कैसा नहीं है? जवाब जो हमें मिल रहा है श्लोक से वो है, पुरुषः अयोग्यः न अस्ति, अयोग्यः न अस्ति। फिर बहुत आम शब्द हिंदी का आप समझी जाएंगे। मेन जो हमारा मुख्य जो प्रातिपदिक है वो है योग्य। योग्य मतलब एक काबिल व्यक्ति, कि वो व्यक्ति जिसके अंदर योग्यता है, एक अच्छे गुण हैं, उनके बारे में बात हो रही है, योग्य व्यक्ति। क्योंकि मैं उल्टा करना चाहता हूं इसका मतलब, तो मैं आगे आ लगा दे रहा हूं, अयोग्य। और फिर वही बात है, क्योंकि इस प्रातिपदिक से हम अपने इस मुख्य नाम पद की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया उसका, एडजेक्टिव। तो वही सेम तरीके का रूप ले लेगा। क्योंकि हमारा मुख्य प्रातिपदिक पुरुष ये एक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में है, तो अयोग्य ये भी उसी रूप में आ जाएगा, बन जाएगा अयोग्य। और अयोग्य यहाँ से क्या मतलब हो जाएगा कि योग्यता से क्षीण। क्षीण का मतलब कि है ही नहीं, एकदम योग्यता का अभाव है उस बंदे के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से योग्यता से क्षीण हो, नास्ति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा है कि अक्षरम अमंत्रम नास्ति, कि कोई भी वर्णमाला का वर्ण अमंत्रम, मंत्र बनने योग्य ना हो, ऐसा नास्ति, ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा था कि मूलम अनौषधम नास्ति, कि कोई भी पेड़ की जड़ वो औषधि ना बन पाए, ऐसा भी नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अयोग्य हो, एकदम अयोग्य हो, एकदम यूजलेस हो, नास्ति, ऐसा भी नहीं है। अब इस सुभाषितम की आखिरी लाइन आती है, जिसको समझने के लिए हम इससे चालू करते हैं, तत्र। तत्र ये एक अव्यय है, और तत्र इसका मतलब, इसका रूप हमेशा ऐसा ही रहेगा। अव्ययों के साथ यही होता है, वो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका मतलब और रूप कभी नहीं बदलता। तत्र का मतलब होता है वहाँ। जब हम कहते हैं ना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो व्यक्ति वहाँ काम करता है, तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो जो हिंदी में हम वहाँ कहते हैं, संस्कृत में उसको तत्र बोलते हैं। लेकिन जब हम आगे खोलते हैं कि उस जगह पे या उस स्थान पर कौन क्या क्या बात कर रहे हो, तो वो है योजकः, कि उस स्थान पर उस जगह पे योजकः। योजकः ये वही प्रातिपदिक है, योजक। देखिए सभी सारे ही प्रातिपदिक यहाँ पे आपने देखा प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही है, क्योंकि बड़ा आसान सा सुभाषितम है। योजक का मतलब होता है मैनेजर। इसको ये समझिए, मैनेजर जो नेतृत्व करता है, जो अब इसको आप लीडर भी कह सकते हैं। एक्चुअल लिटरल ट्रांसलेशन इसका मैनेजर ही होता है। हमारे ऑफिसेज में जो हमारे ऊपर जो हमारे मैनेजर हैं, तो नेतृत्व करने वाला, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वही सवाल फिर से आएगा कि कैसा, उसके बारे में क्या बात है। तो योजकः दुर्लभः, और दुर्लभ ये भी हिंदी बोलने वाले सभी लोग इस शब्द को जानते ही होंगे। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत कठिनाई से मिले, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना रेयर, रेयर डायमंड, रेयर पीस, रेयर पर्सन, कि ऐसा इंसान जो ढूंढे भी नहीं मिलता, वो चीज़ दुर्लभ। कोई भी चीज़ जो बहुत कठिनाई से मिले, कठिनाई से मिलने वाला। तो अब इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? तत्र योजकः दुर्लभः। तत्र से कहने का मतलब बस उस स्थान पर नहीं है, तत्र से कहने का मतलब है कि हर उस सिचुएशन में, हर उस कंडीशन में जहां आपको ये लग रहा है कि इस अक्षर को मंत्र बनाया ही नहीं जा सकता, इस पेड़ की जड़ को औषधि में इस्तेमाल करा ही नहीं जा सकता, या फिर ये जो व्यक्ति है ये एकदम यूजलेस है, एकदम अयोग्य है, हर ऐसी जगह पे समस्या सिर्फ एक है कि योजकः दुर्लभः। ये इस वाक्य का मतलब है। अब क्योंकि हमने पूरे सुभाषितम का मतलब समझ लिया है,
तो अब एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं अन्वय। अन्वय, और अन्वय का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इसका मतलब क्या है कि हमने ये चीज़ देखी ना कि संस्कृत में आप किसी भी शब्द को कहीं भी ले जा सकते हो, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। आप इस शब्द को वहाँ ले जाओ, उसको वहाँ ले जाओ, और क्योंकि हर चीज़ पोएट्री में लिखी है, एक काव्य, एक पद्य की तरह लिखी है, तो कई बार शब्द इधर उधर होते हैं। अन्वय का मतलब होता है कि जो उस पूरे का अर्थ है, अगर हम किसी को एज अ वाक्य बताएंगे तो हम जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसको अन्वय कहते हैं। तो किसी पद्य को गद्य के फॉर्मेट में चेंज करना, कि एक पोयम को एक नॉर्मल वाक्य में लिखना, उसको बोलते हैं अन्वय। क्योंकि अन्वय करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि किस तरीके से इसका मतलब निकल रहा है पूरा। और खैर हमने तो अन्वय करके ही वाक्यों का मतलब देखा था, वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ लिखी भी है कि अक्षरम अमंत्रम नास्ति, कोई भी अक्षर अमंत्र हो ऐसा नहीं। मूलम अनौषधम नास्ति, कि कोई भी पेड़ की जड़ अनौषधम, औषधि बनने योग्य ना हो ऐसा नहीं, नास्ति। पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अयोग्य हो ऐसा भी नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, कि ऐसा नेतृत्व करने वाला, ऐसा मैनेजर वहाँ पे, हाँ ये ज़रूर दुर्लभ है, ये ज़रूर बहुत कठिनाई से मिलता है। और जब हम अन्वय कर देते हैं तो अन्वय के बाद बस आखिरी स्टेप बचता है कि उस अन्वय से पूरा हमें मतलब पता चल जाता है उसका। और यही मतलब लिखा है इसमें, ये ट्रांसलेशन उसका मतलब लिखा है कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र में उपयोग होने की योग्यता ना हो। ऐसे ही कोई भी ऐसी जड़ नहीं है, किसी भी वृक्ष की कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसमें किसी औषधि में उपयोग होने की योग्यता ना हो। इसी तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी योग्यता ना हो। पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कि कोई भी पुरुष पूर्णतः अयोग्य हो ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा योजक जो हर किसी की योग्यता के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन कर पाए, ऐसा योजक, ऐसा मैनेजर, ऐसा लीडर, ऐसा नेतृत्व करने वाला, ये जरूर दुर्लभ, ये जरूर बड़ी कठिनाई से मिलता है। और यही मतलब है इस पूरे सुभाषितम का, कि ऐसा योजक, ऐसा मैनेजर, और ये चीज़ तो हम देखते ही हैं अपनी आम जिंदगी में भी, कि हर, और योजक से आप मतलब यहाँ सिर्फ मैनेजर का ही नहीं समझिएगा, हर हर पड़ाव में हमारी ज़िंदगी में जो अच्छे टीचर होते हैं, तो अच्छे टीचर के लिए हर स्टूडेंट में उतनी ही प्रतिभा है। कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई टीचर कह रहा है ये स्टूडेंट बेकार है, इसके अंदर नहीं है काबिलियत, इसका मतलब है वो टीचर अभी पहचान नहीं पा रहा है उस स्टूडेंट की, उस छात्र की काबिलियत क्या है। हो सकता है उसकी बाकी बच्चों की तरह काबिलियत ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गुण, कुछ ना कुछ योग्यता उसमें ज़रूर होगी। एक अच्छा टीचर वो होता है जो उस योग्यता को पहचान के उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन कर पाए। और फिर यही टीचर का काम नहीं होता है, यही हम आगे जब जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यही एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। अच्छा मैनेजर अपने हर एम्प्लॉय का इस्तेमाल कर सकता है, हर एम्प्लॉय का उसकी योग्यता के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही वैद्य की बात करी गई यहाँ पे, अनौषधम, कि जो एक अच्छा वैद्य होगा वो हर जड़ का औषधि में इस्तेमाल कैसे करना है निकाल लेगा। हर जगह बात यही आती है। इस सुभाषितम में वही उस मैनेजर, उस लीडर की बात हो रही है कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है, हर किसी में वो योग्यता ढूंढ लेता है, उनकी योग्यता के हिसाब से उनका इस्तेमाल करता है। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। और कहा कि ऐसा लीडर दुर्लभ है, कि ऐसा योजक मिलना ये ज़रूर ज़िंदगी में थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा दुर्लभ है। कुछ हमें टीचर ऐसे मिलते हैं स्कूल के टाइम में जो ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं है ऐसा गुरु मिलना, ऐसा मैनेजर मिलना, ऐसा लीडर मिलना। यही सुभाषितम कह रहा है। खैर यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि स्टेप भी आपको क्लियर से समझ में आए हैं। जो सुभाषितम थी उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा अगले सुभाषितम के साथ। तब तक अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए, अभ्यास करते रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।